इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लास्ट टॉपिक है और ग्राफ है। ये कई सारे एग्जामों में पूछा भी हुआ है, ध्यान दो। आप खुद पेपर देखोगे तो उसमें पाओगे, जैसे इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन का क्वेश्चन लगाए हो आप बैलेंस में, कि कहां पे कब इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगी, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है, यानी दोनों अगर सेम नेचर के चार्ज हो और दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज है, तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा वहां पे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि चूंकि जो ई होती है ना, ई एक्स, यह एक्स के साथ वेरी करता है, यानी डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानो कि अगर मान लो यहाँ पे हम प्लस क्यू चार्ज ले लिए, चेक क्यू क्यू लिख देता हूं, और ये भी क्या हो गया, क्यू चार्ज हो गया। ये दो चार्ज हो गए, क्यू और क्यू। चलो इनके साथ हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ए एक्स हो गया, ये आपके वाई हो गया, ये क्या हो गया माइनस वाई, ये भी क्या हो गया वाई, और ये भी क्या हो गया, समझ पा रहे हो ना। ये टू चार्ज है, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया माइनस एक्स, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। सिंपल से ध्यान दीजिए कि एक फार्मूला पढ़े होंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, पढ़े हो ना, क्यू अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि क्यू तो कांस्टेंट होता है, ये भी क्या है कांस्टेंट, ई वेरी कर रहा है किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ, यानी इसका मतलब है कि डिस्टेंस जब इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होगी, होगा ना। और सिंपल सी बात है कि दो मैग्नेट को अगर नियर लाओ एक दूसरे के, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगी। जैसे जैसे दूर ले जाओगे वैसे वैसे वो कम होता, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाए। कहां पे जीरो होगा, इनफिनाइट पे लग जाओ तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। अगर मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, क्या है प्लस, और ये भी क्या है प्लस क्यू, इन दोनों की वजह से हमको ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो अगर एक चीज बताओ, इन दोनों की वजह से, ये दोनों चार्ज की वजह से एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा, अधिकतम से धीरे धीरे आएगा, फिर वहां शून्य होगा, फिर वहां से बढ़ना शुरू होगा। तो जब दो पॉइंट चार्ज होते हैं, पढ़े होंगे आप, जब दोनों समान चार्ज हो, दोनों की नेचर सेम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है, मिड पॉइंट में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लगाए भी हो, बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए हैं इसमें। कैसे होगा, जब दोनों समान चार्ज हो, दोनों देखो क्यू क्यू है ना, और नेचर भी क्या है, दोनों प्लस हो या माइनस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनके मिड पॉइंट, अगर एक्स डिस्टेंस है तो हमेशा एक्स बाई 2 डिस्टेंस होगी, याद रखिए, याद क्या रखना, उसको कैलकुलेशन किए भी हो तुम लोग, ठीक है। तो अगर इससे अगर इस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो यहाँ मैक्सिमम होगा, अगर डिस्टेंस से सबसे कम है, देखो यहाँ पे आर अगर सबसे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे, तो अगर इनके बीच अगर पहले इनसे ग्राफ खींचो, बनवाए भी एक बार देख भी लो। अगर मान लो कि ये आर हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, तो जब यहाँ पे लोगे तो इसका मतलब डिस्टेंस सबसे कम है, धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो जब डिस्टेंस यहाँ सबसे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे होगी ना। अब धीरे धीरे जब डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे कम होगी कि नहीं होगी, कम होते होते या इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मान लो या एक्स डिस्टेंस है, ई का एक्स के साथ हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब एक्स जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम होगी कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ। तो जब यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे आते ही शून्य हो जाएगा, क्यों क्यों शून्य होगा, क्योंकि इस सेम चार्ज है ना, तो यहाँ से ये होते हुए धीरे आके यहाँ पे क्या हो गया, शून्य हो गया। अब फिर इसके वजह से आओगे तब क्या होगा, धीरे धीरे बताओ क्या होगा, ऐसे ही आपका आके यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिमम, नहीं समझे। अच्छा एक चीज देखो, इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट ग्राफ कर रहे हो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगी मैक्सिमम। अब धीरे धीरे बोलो, एक घटेगी कि नहीं, एक घटेगी, लेकिन इसके वजह से जब यहाँ पर फोर्स लगेगी तो दोनों की वैल्यू मिल के मिड पॉइंट पे क्या हो गया, जीरो। ये इसको इधर जाना चाहिए इनफाइनाइट पे, लेकिन इनफाइनाइट पे ना होकर कहां हो गया है, बीच में हो जाएगा। अगर ये चार्ज नहीं होती तो इसको हम ऐसे ले जाते, क्योंकि इधर जाके कहीं जीरो होता है इनफाइनाइट पे, जैसे यहाँ पे ड्रा किया हूं। लेकिन इस चार्ज की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो गया, बीच में, यही जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो होता, लेकिन इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो गया। अब यहां से फिर धीरे धीरे क्या होगी,
इसके वजह से आपका इंक्रीज होगी और धीरे धीरे देखो यहां पे आके क्या हो गई, मैक्सिमम, क्योंकि इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हो रहा है, जीरो। नहीं समझे? इसके वजह से अगर देखो तो मैक्सिमम यहां होगा कि नहीं, अगर डिस्टेंस यहां जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे आप घटाओगे तो ऐसे ऐसे जाएगा, कहीं पे जाके इधर शून्य होगा, इधर जा कहीं शून्य, लेकिन शून्य कहां हो जा रहा है, क्योंकि दो चार्ज हैं। अगर ये चार्ज नहीं होती तो सीधे ऐसे आप बना देते, अगर ये चार्ज नहीं होती तो इसको ला ऐसे बना देते। ठीक है, तो इन दोनों चार्ज की वजह से एक ग्राफ मिल गया आपका। ठीक है, अच्छा इधर अगर ड्रा करना हो तो क्या करोगे, वही कंडीशन होगा। देखो इससे अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा कि नहीं, अब धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे कम होते हुए इनफाइनाइट पे जाके शून्य हो जाएगा। अच्छा ऐसे इधर, ऐसे इधर भी हो जाएगा। तो ये दो समान चार्ज की वजह से हो गई, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अगर आप चाहो तो यहां से भी ऐसे, यहां से भी, बोलो समझ पा रहे हो ना? तो एक ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसलिए चूंकि कल सर्च कर रहे थे देखे तो हम कहे चलो ग्राफ बचा हुआ, ग्राफ बता दें, इसमें एक चीज यही बचा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप चाहो तो इधर से भी ऐसे ड्रा कर सकते हो और इधर से भी ड्रा कर सकते हो। तो ये ग्राफ ड्रा करके दिया, पूछा हुआ निम्न फॉलोइंग में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन अब देख के बता सकते हो ना कि दोनों समान चार्ज हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगा। ये क्यों होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। ठीक, अब बाकी ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा ही। ठीक है, तो वहां पे लिख लीजिए आप ग्राफ EX when charges are same and मोनी टाइम्स 8:15 कराई अपनी अब से नहीं है आज, क्या कुछ विशेष, स्कूल भी नहीं आएगी? अब चाहो तो यहां से भी ड्रा कर सकते हो। क्वेश्चन देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत टफ नहीं आते हैं, जो आप पढ़े उसी को कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछ देता है। तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े उसी का तो कॉन्सेप्ट है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है। बात नहीं करो। नेक्स्ट देखिए, बात नहीं करो। 4Q, ये क्या हो, 4Q हो और यहाँ पे क्या हो जाए, -Q हो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट करेगा और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है और ये डिस्टेंस, समझ रहे हो ना, यह डिस्टेंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका 4Q है और ये -Q है। अब बताओ क्या बनेगा, कैसे आप ग्राफ ड्रा करोगे? पहली बात तो जान लो कि इस बीच में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा नहीं। जब दो विपरीत आवेश होते हैं, इसके पहले पढ़े हो, दो अपोजिट अगर चार्ज है, एक प्लस और एक, तो बीच में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा ही नहीं, जब भी होगा बाहर होगा। तो अगर मान लो, लेकिन बीच में तो ड्रा करोगे ना, कैसे बनेगा ग्राफ? तो इसका मतलब है कि यहां से मैक्सिमम, तो यहाँ देखो जब ये डिस्टेंस कम होगा तो इसकी वजह से यहाँ मैक्सिमम होगी, इससे आएगा ऐसे, लेकिन यहाँ पे शून्य। अब इसके वजह से फिर धीरे धीरे बढ़ना, बोलो नहीं समझे? जब दो चार्ज हो और दोनों क्या हो, अपोजिट है, जो शुरू से पढ़े वो जान रहे हैं, सब ये बताया हूं। जब दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी शून्य,
कब शून्य होगा? जब दोनों का नेचर सेम हो, तो इनके बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ ला के मिला दोगे, ऐसे निकाल दोगे। लेकिन जब दोनों प्लस हो और एक माइनस है, तो ये बीच में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होगा, इसके बाहर होगा और इसके बाहर होगा। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज बताओ, अब क्या करोगे आप? अब यहां से अगर इस ड्रा करो तो यहां पर कहीं पे शून्य होगा, कहीं पे, जैसे देखो यहां बाहर कहीं शून्य होगा ना, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य कहां होती है? हमेशा किसी चार्ज के बाहर होती है, और वो भी किसके? जो कम आवेश होता है, कम चार्ज होता है। देखो ये अधिक है, 4Q है, और ये क्या है? Q है, केवल Q है, यानी वो नेचर माइनस है, इसकी वैल्यू कम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होती है? उससे। और क्यों होती है इसका रीजन भी बताए थे तुम लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ शून्य तो होगी, यहां से आओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगी, बोलो। लेकिन इसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू होगा, शून्य से फिर बढ़ना शुरू होगा, और फिर इनफाइनाइट पे आके जीरो हो जाएगा, बोलो। नहीं समझे? इन दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगी। ये अगर ये केवल यह एक चार्ज होता तो इसको ऐसे ले जाके ऐसे ले चले जाते ना, लेकिन इसके इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा कि नहीं? तो एक बार जब इसको ग्राफ ऐसे ड्रा करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा, लेकिन शून्य के बाद फिर इंक्रीज होगा और फिर इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा, होगा ना? ठीक है, हाँ, तो एक ग्राफ समझ पा रहे हो कैसे बना? देखो, हाँ, एक चीज देखो, ये दो चार्ज हो गए, 4Q और -Q, तो इन दोनों चार्ज की वजह से इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी शून्य होगा ही नहीं। अगर इसके वजह से ड्रा करोगे तो इधर आके इनफाइनाइट चला जाता, शून्य होता, लेकिन यहां पर आकर ये मान लो यहाँ पे आके सबसे मिनिमम हो गया, शून्य नहीं हो रहा है, और इसके वजह से मैक्सिमम से आके क्या हो गया, यहाँ पर इधर जाना चाहिए इनफाइनाइट में, लेकिन ये चार्ज की वजह से बीच में दोनों मिल गए, ये मिनिमम हुआ। ठीक है, तो ये चार्ज बन गया, इन दोनों की वजह से बीच में ये ग्राफ बन गया। अच्छा, अब इन दो जब दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो ये समझो क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगवाया गया, बताया भी है इन लोगों को, क्लास में भी हो सकता तुम लोग पढ़े हो कि दो जब विपरीत आवेश का अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कम चार्ज से बाहर की तरफ होता है, न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे। तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों की वजह से इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगी, शून्य के बाद फिर बढ़ना। तो यहां से देखो, इसके वजह से यहाँ आप लाओगे ना, मान लो ये नहीं होता तो ऐसे सीधे ले जाते, केवल एक चार्ज होता तो, लेकिन इसके वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे तो यहाँ पे शून्य हो गया, लेकिन अब जब दोनों ये मिलेंगे तो इसकी वैल्यू फिर धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फिर इनफाइनाइट पे आके कहीं जाके जीरो हो जाएगा। बस बना लीजिए इसको, यही सब क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। हाँ, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब इसके वजह से अगर बनाओ तो इधर देखो, इधर कहीं बीच में शून्य होता ही नहीं है, तो इसलिए अगर इससे बनाओगे तो ये कहां जाके शून्य होगा, इनफाइनाइट में चल जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये इनफाइनाइट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, डाइपोल, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स में एक डाइपोल होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स आप पढ़ो तो उसमें डाइपोल, डाइपोल मतलब दो ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, देखो, टू इक्वल, हाँ, अरे उसमें क्यों ना समझाने के बाद केमिस्ट्री को यहाँ क्या इंक्लूड करोगे, वो मैटर साइंस है, वो मैटर साइंस के लिए स्पेशल आप जाओगे उसको पढ़ोगे, यहाँ पर बस समझाने का मतलब है कि हर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल होता है, इसलिए डाइपोल पढ़ना जरूरी है। अगर मैटर को समझना है किसी को तो डाइपोल बिना कैसे समझ पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल रियल में होता क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देखो ये दोनों इक्वल हैं, Q और Q, और ये माइनस, और डायरेक्शन इसका जब भी होगा पॉजिटिव निगेटिव से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब लगाएंगे तो इससे समझ में आएगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना दिया गया है, 2L। क्यों 2L लिया गया है,
अभी बता दे रहा हूं। तो इस सिस्टम को क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे अगर NaCl ले लो, क्या ले लो? तो प्लस माइनस और ए, अच्छा O अगर माइनस माइनस यहाँ ले लो और एक यहाँ पे क्या ले लो? H प्लस और ए H प्लस यहाँ, तो ये दोनों मिलके एक डाइपोल मिलके बन गए और ये दोनों मिलके एक डाइपोल बना ना। तो हर आप मॉलिक्यूल्स में देखिए तो कहीं ना कहीं डाइपोल आपके बनते हुए उसमें दिखाई देंगे, डाइपोल होता ही है। तो अब यहाँ पे देखो NaCl, Na पे क्या चार्ज होता है? प्लस, और Cl पे एक ही चार्ज होते हैं ना, तो इसलिए इसका जो रेडियस होगा वही रेडियस। अगर इन दोनों के एक साथ अगर लो, आप दोनों को एक साथ बॉन्ड बनाते हो तो इसकी रेडियस कितनी होगी? मान लो R, और इसकी भी रेडियस कितनी हो गई? R। ये आपका माइनस और ए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी हो गई? इसीलिए डिस्टेंस कितना लिया जाता है? समझ गए? क्योंकि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को जब लेंगे तो उनके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी दोनों का वो कितनी होगी? 2r। तो यहां पर हमने क्या ले लिया? 2l। समझ गए? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, 2l इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पढ़े हो क्या? प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से, और ये क्या हो गया? माइनस से। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी ले जाओगे ना तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रयास करेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए, और ये प्लस से माइनस तरफ जब इसको ले जाओगे तो देखो माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो जब अट्रैक्ट होगा तो ये रोटेट करके इसके डायरेक्शन में आने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंट मतलब मोशन करना, यानी मोशन करने लगा, मूवमेंट करने लगा। तो मूवमेंट वो तभी करेगा जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इन दोनों में से किसी एक चार्ज, कोई एक चार्ज की मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कोई क्या कहोगे? P। P इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? या इसको लिख सकते हो P इक्वल टू 2QL। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यह 2L अलग है, ये 2L इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर मान लो दे दिया कि 2 प्रोटॉन्स डिस्टेंस दे दिया है, 2 प्रोटॉन्स है सेपरेटेड बाय 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम किसकी वैल्यू है? 2L की है। ये नहीं कि 2 इंटू एल की जगह 0.5 रख दो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये हमेशा किसका डिस्टेंस है? 2L की डिस्टेंस है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा किससे मिलकर बनेगा? पॉजिटिव और, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए आप, अगर मान लो एक छोटा सा पार्ट हम मान लो यहाँ पर हम ले लिए -2Q, कितना हो गया? एक क्वेश्चन कराए भी है इसके पहले, +Q और ए +Q, -2Q और +Q, और ये क्या है? हम कहें कि इसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करिए, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करिए। तो क्या करेंगे आप? देखो यहाँ पे ये -2Q और ए +Q लोगे तो कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा। होना क्या चाहिए? ये भी -Q होना चाहिए और ये भी +Q, या तो फिर अगर ये -2Q है तो ये भी +2Q होना। अच्छा इसमें भी लो तो ये भी बन रहा है, तो इसको क्या करो आप? अगर यहाँ पे -Q और यहाँ पे क्या लिख दो? लिखा जा सकता है ना। अच्छा और ये क्या हो गया? +Q, और ये क्या हो गया? तो देखो ये दोनों मिलके और ये दोनों मिलके बन गया। इनके बीच का डिस्टेंस ले लो D, कितनी है? इनके बीच का भी डिस्टेंस, बोलो समझ पा रहे हो? तो इसके वजह से P1 क्या होगा बताओ? क्या होगा? Q इंटू D क्यों लिए हो? हाँ डिस्टेंस, यानी 2L की वैल्यू क्या है? D। और इसके भी, इसका भी क्या हो जाएगा? P2 इक्वल टू ले लो, क्या हो गया? Q इंटू D होगा ना। अच्छा अगर इसी को हम जो बनाया हूं, ये तुम्हारा हो गया P1 और ये हो गया, ये क्या था? -Q, ये भी क्या था? और ये क्या है? और ये क्या है? डायरेक्शन किधर होगी? इसका डायरेक्शन किधर होगी? समझ पा रहे हो? क्यों इधर होगा? माइनस से ये P1 और P2 निकला, तो नेट क्या होगा? इन दोनों जहां मिलती है उसी का ये
डायगोनल हो जाएगा। हमेशा जब दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर जहां मिलती है, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे वेक्टर में, पैरेललोग्राम मेथड में पढ़े हो ना कि दो वेक्टर, हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हो तुम लोग। दो वेक्टर अगर कहीं, दोनों के टेल अगर कहीं मिल रहा है तो हमेशा रिजल्टेंट उसका डायगोनल होता है। तो इसका डायगोनल क्या होगा, यही होगा ना। तो नेट पी क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखोगे, अंडर रूट P1 स्क्वायर, पी इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, क्या है 90 डिग्री। क्या रख दोगे 90, 30 की वैल्यू, तो क्या बचा P इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू देखो क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2P स्क्वायर, 2P हो जाएगा ना, क्योंकि P स्क्वायर 2P स्क्वायर। अब ये 2 रूट से बाहर हो जाएगा, P रूट से बाहर हो जाएगा, और आंसर क्या आ गया P रूट 2P नेट, P नेट इक्वल टू, ठीक है या इसी को, लेकिन जो ऑप्शन दिया वो इस रूप में दिया है QD रूट 2, बात वही हुआ ना, क्योंकि P की जगह क्या क्या लिख दोगे QD रूट 2। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, यहीं से डायरेक्ट पूछ दिया, लेकिन उस तरह से देखो तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे क्या करें इसका। तो मेन कॉन्सेप्ट अगर समझिए कि हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी होगा जब दोनों चार्ज सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट। अगर कहीं पे भी 3Q और -3Q प्लस Q दिया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। फिर वहां जो जनरल कॉन्सेप्ट लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाले वही आप लगाओगे डायरेक्शन के साथ। लेकिन अगर दोनों समान है और समान बनने की पॉसिबिलिटी, देखो इसको समान बनाया जा सकता था, इसलिए क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, नोट्स बनाते चलो, यहां से नोट्स बनाए भी हो लिखते चलिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखिए, टू इक्वल एंड टू इक्वल एंड opposite charge separated by very small distance, to L is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले आप इस फिगर को बनाओ, इसको केवल बनाएंगे आप, -Q प्लस Q, बीच का डिस्टेंस 2L, इसी को हम क्या कहेंगे, या जो कंस्ट्रक्शन है या जो ये सिस्टम है यही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, और बाकी ये P का डायरेक्शन है, तो ये केवल इतना केवल लिखो आप, केवल ये फिगर नीचे बना लीजिए, और उसके बाद नीचे हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या हुआ, अरे तो कुछ क्लास वगैरह में हल्ला वाला तुम लोग किए ना, बहुत पिटाओगे, बर्थडे फर्डे उल्टा पल्टा जो बोल रहे हो। हाँ, तब आज जाइए नहीं करेंगे स्कूल ही, चलो। नहीं जी, मेरा बर्थडे 8 अक्टूबर को है। हाँ नहीं, नहीं अब लिखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये तो फिगर बना लिए ना, ये समझ, इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लिखो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में लिखिए द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, देखो क्या है, जो मैं लिखाया वही मैं दिखा रहा हूं, जो यहां बताया हूं, प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज Q, प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज Q एंड वन चार्ज Q एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ 2L, इफेक्टिव लेंथ 2L ऑफ डाइपोल, सॉरी, इफेक्टिव लेंथ 2L ऑफ डाइपोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। आप जान ही रहे हो, बोलो डिफिनेशन में कोई
टफ नहीं ना डिफिनेशन, आराम से लिख सकते हो, इतना आसान डिफिनेशन बुकों में नहीं इतना आसान लिखा है। हो गया। अब आप लिखिए P इजकल टू, इसको आप लिख लो फार्मूला, उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद अभी 2 एग्जाम्पल और कराते हैं, उसको बताइए। अच्छा ये समझ गए, 30 क्वेश्चन को बताइए आप लोग। ये -2q है और ये आपका +q है, ये भी आपका +q है, और साइड इसका मान लो कितनी है a। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है, फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अभी देखते हैं। अब नहीं बोलोगे? हाँ, ओनली ठीक, अच्छा ठीक ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे आप, हम देखेंगे, हाँ ठीक है, कौन कौन से, ठीक है -q बना लिए, ठीक है गुड, ठीक, समझ गए ना। इसको बनाओगे, कैसे बनाओगे आप, क्योंकि हमको पहले डाइपोल बनाना होगा। अब इसको क्या करो आप, -q और -q लिख सकते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो गया a हो गया +q, और ये हो गया, एक डाइपोल ए बना और एक डाइपोल, यही तो 2 केवल बना, तो समझ पा रहे हो। इसके वजह से मान लो P1 इजकल टू क्या लिखोगे, 2qa। अच्छा केवल QA होगा, 2 नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि बीच का डिस्टेंस a दिया, QA होगा केवल, ठीक है। और P2 की वैल्यू क्या हो गई, ये भी आपका QA हो गया। अब बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से, पढ़े हो ना अभी, अच्छा, और इसकी डायरेक्शन, तो ए बताओ यहाँ पे, एक तो इधर हो गया, ये P2 लिए हो, और एक क्या लिए हो, P1, है ना। अच्छा इसकी रिजल्टेंट किधर होगी, डायगोनल होगा, इनके बीच का एंगल कितनी होगी, कितनी होगी, क्यों 60 होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 होगा, तो बाकी लिख लोगे ना, √P नेट इजकल टू √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहां पर लिख देता हूं, चलो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया बताओ, 3P स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हो, P नेट इजकल टू Q इंटू A√3, हो जाएगा ना, P बाहर हो जाएगा, P की जगह QA लिख दीजिए, ये ऑप्शन हो गया आपका, P नेट इजकल टू QA√3, ठीक है। हाँ सही है, तुम्हारा सही था, सही है। तुम, अच्छा जी दिन इसका आंसर सही, उस दिन तुम लोग बताना हमको, मतलब किस दिन इसका सही हो रहा है आंसर।
ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब तो ये समझ गए ना, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, इसमें इसका आंसर सबको बतानी है, नोट कर लो। इसका आंसर सबको बतानी है, डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है ना। चलो बात नहीं करो यार। ये आपका प्लस क्यूब है, क्या है, और ये क्या है आपका, ये है आपका माइनस क्यू, और ये क्या है, प्लस क्यू। डिस्टेंस कितनी है, यल। बीच का एंगल दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री दिया है। इन दोनों का देखो, एक ए हो गया, एक ए हो गया, बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, यल। कितना दिया है, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस यल है, तो हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये फाइंड करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट। सही है, देखिए इधर ध्यान दो एक बार, ये आपका माइनस है और ये प्लस है, तो एक डाइपोल होगा ना, एक डाइपोल ये होगा। तो अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक, अगर इसका डाइपोल निकालो तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताओ, माइनस से प्लस की तरफ। तो इसको आप बनाओ, ये क्या हो गया, माइनस से प्लस, ये क्या निकल गया, P1। इसकी वैल्यू क्या निकालोगे, Q इंटू, समझ पा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, माइनस, और ये क्या है, डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो यहां से जब ये अगर ये बनाते हो आप वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो यहां से ये किधर जाएगी बताओ, ये होगा P2, नहीं समझे, ये QL हो गया। क्यों, क्योंकि माइनस से यही डायरेक्शन, ध्यान रखना केवल माइनस से प्लस की तरफ, तो यहां से डायरेक्शन इधर होगी, और इसका डायरेक्शन, ये दोनों बन गया कि नहीं बताओ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, जहां पे दोनों मिल रहा है, ऐसे आपका ये क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया, यही आपका रिजल्टेंट हो गया। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखोगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कास 120 120, और कास 120 की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो आप लिख लो यहाँ पे P स्क्वायर प्लस नेट इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर -1/2, ये हो गया कैंसिल। तो अब देखो ए से ए भी कैंसिल, तो क्या बचा P नेट इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर, या P नेट इक्वल टू केवल P बचा, या इसी क्या लिख सकते हो, Q इंटू, कोई डाउट। अच्छा डायरेक्शन के लिए कोई फार्मूला बता दे तो, हम बहुत डायरेक्शन निकलवाए भी है फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे तो वॉलीबॉल की तरह मारेंगे इस बार, जाओगे बड़ा से पीछे। बताओ, ये सब चीजें भूल जा रहे तुम लोग। ए प्लस बी साइन थीटा, बताओ जी साइमा, तुम बताओ, ए बी साइन थीटा, बी अपान ए प्लस बी, बताओ, सोचो सोचो सोचो। इस पे क्वेश्चन मैं कराया भी था यार, गलत है। टेन थीटा इक्वल टू, मैं बताया था बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। भूल गए तुम लोग, ये फार्मूला याद होना चाहिए। बी मतलब P2, ए मतलब P1। अब इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहो, मान लो नहीं निकाल पा रहे हो, तो सीधे यहां रखो वैल्यू, टेन थीटा इक्वल टू बी, बी कितना आया है, बी साइन यानी P2, यहां लिख देता हूं P2
साइन थीटा अपान P1 प्लस P2 कॉस थीटा। थीटा कितना लोगे? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? कितना आया बताओ? 120। यही तो लिए हो भाई। दोनों देखो, ये P1 हो गया, P2 है, इनके बीच का एंगल कितना है? 120। ये फार्मूला क्लास किस में पढ़े हो? यहाँ नहीं पढ़े हो? फोर्स के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन शुरू में क्लास ला और पढ़ा तो बताए तो थे। मान लो ये सब नहीं आ रही थी, अलग बात है। पढ़ लो थोड़ा सा, बस 8-9 महीना और है बाबू। इसके बाद से तब फिर परेशान हो किस तरह सीयूटी निकल। अभी तो सोच रहे हो कुछ अच्छा निकल जाए। जैसे ही 7-8 महीना बीतेगा उसके बाद से अलग स्ट्रेस शुरू होगा। और जब इंटर के एग्जाम जो दे के घर बैठे उनसे पूछो किस तनाव में है, अगर थोड़ा बहुत फ्यूचर के प्रति सोच रहे होंगे तब। बैठ के आप सोचिए फ्यूचर के बारे में। मतलब एक बार सोचो कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। अगर वर्तमान को कंट्रोल नहीं किए तो फ्यूचर पक्का बर्बाद होगा। तो प्रेजेंट को कंट्रोल, और कुछ नहीं करना है। अरे भाई ये आपका ड्यूटीज है, इसको खेल खेल में पढ़ो ना आप, इंजॉय के साथ पढ़िए। ये आपका ड्यूटीज है, इसको करोगे बहुत मजा आएगा। कुछ ऐसा याद रहेगा, मजा नहीं आएगा तुमको? खूब अच्छे से एक दिन पढ़ो, 2 दिन ना पढ़ो, देखो जिस दिन पढ़े रहोगे उस दिन बड़ी अच्छा फील होती है, बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है। दिन भर बड़े पूरी क्लास वगैरह में हमेशा प्रसन्नचित रहता है व्यक्ति, हैप्पी रहता है। तो हैप्पी हर व्यक्ति को, जिसका जो ड्यूटी है अगर ईमानदारी से और पर डे करता है तो हमेशा हैप्पी रहेगा। तनाव जानते हो कौन रहता है? जो 3-5 करता है, काम करने से भी 3-5 करता है, जो ड्यूटी अपना है वो भी 3-5 करता है उसमें भी। सही है कि नहीं? तो आप उसको यार थोड़ा सा कुछ नहीं, अभी इसको 10-20 बार जाके क्लास में बैठ के गप सप करोगे इधर उधर की चीजें जिसका कोई मतलब नहीं है। 1 साल अपने आप पे एकदम कंट्रोल कर लो, एकदम जैसे साधना। साधना मतलब ये नहीं है बैठ के माला जपना। साधना मतलब मन पे नहीं, जो अपने मन को नहीं जीत पाया वो किसको जीतेगा यार? जब तुम अपने मन पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहला आपका स्टेप वही है कि अपने मन पे नियंत्रण रखना, कंट्रोल। जो मन को जीत लिया वो दुनिया को जीत लिया। और ये इतनी आसानी से नहीं होगी क्योंकि अभी तक फुर फुर उड़ता रहा है। तो उसको अचानक को पिंजरे में बंद करके रखें तो पॉसिबल नहीं। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस मतलब यह है कि अपने क्या कहते हैं, गोल के तरफ, लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा कि सिर्फ आपको 24 आवर वही चले, सिर्फ उसी का जिक्र होना चाहिए कि मुझे अगर आईआईटीएंस बनना है तो आईआईटीएंस बनना है, नीट निकालना है तो निकालना है, क्या है। और आपके लिए इस किताब से बेहतर, इस बुक से बेहतर मोटिवेटर कौन हो सकता है यार? कि एक व्यक्ति लिखा है किताब को, ऊपर वाले से नहीं ना आया है, हम ही और आप में बीच में से कोई लिखा है ना। और उस लिखा हुआ व्यक्ति का लिखा हुआ किताब हम नहीं पढ़ पा रहे, कितना मतलब किस स्तर के हम हैं। और वो लिख के चला गया, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, चुल भर पानी में डूब जाना चाहिए। सही है कि नहीं? तो इससे बड़ा मोटिवेटर कौन है? तो ये इफेक्ट करता है साथ का, संगत का। कोई जरूरी नहीं है अभी आज के डेट में, अभी इस सत्र में देखो ये उम्र रियल में बहुत ही नाजुक होता है। जैसे पानी बहता है, देखते हो ना, जहां ढाल पाता है उधर ही है पूरी। इस समय का जो 11th और 12th वाली उम्र सेम वही होती है। तो 11th तो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से पढ़ते हुए आप लोग सारे अचीवमेंट को प्राप्त करते हुए आपने 12th में आ गया। अब बचा है 12th। तो इसको कम से कम पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाइए, ढाल की तरफ मत ले जाओ। जैसे ही ढाल पाता उम्र बह जाता है, ये बह जाता है उसी में। और उसको लगेगा कि इसी में मजा है, यही सारी दुनिया है। जबकि वो बर्बादी की दुनिया, 2 साल बाद रोओगे, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा मन पे नियंत्रण रखिए। वही है, पानी ढाल नीचे जाने का मतलब मन का बहना, मन पे नियंत्रण रखो। बहुत सारे चकाचौंध और तमाम सारी चीजें ऐसे आएंगी, मन दिग्भ्रमित होंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप बंद कमरे में रहो, अपने आप तक सीमित रखो, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं। 1-2 साल बाद सिलेक्शन ले लोगे, उसके बाद पूरी दुनिया उड़ान भरो ना। नीट एक बार क्वालिफाई कर लो, उसके बाद देखो। आज तुम सेल्फी और दांत दिखा के अपना दिखा निकाल उकाल के मार लगाते हो, उस समय तुमको दुनिया वाली फोटो लेने के लिए परेशान है कि नहीं? अरे भाई, वो जो तुम्हारे फॉलोअर 2-4-10 हजार होंगे वही केवल देखेंगे। अब बाकी जब सिलेक्शन लोगे तो तनिष्का यादव जो पिछली बार नीट क्वालिफाई टॉप की थी, मैं देख रहा हूं उसका हजारों पेज चल रहे हैं, अलग अलग फर्जी बना बना चला रहे हैं सब उसके नाम पे। तो वो होता है सक्सेस। और वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ में, मुट्ठी में कुछ नहीं है। तुमको लगता है बहुत टफ है, कुछ नहीं। कौन सा टफ है बताओ? केवल पढ़ने का तरीका बदल देना है। जहाँ केवल फार्मूले रट रहे थे, उस फार्मूले को हमको एप्लीकेशन करते चले जाना है।
और हम बता रहे हैं एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट जब होगा, तुम कोई भी एग्जाम का पेपर देख लेना, उसमें कहना है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया गया। इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट हो गया, आप अच्छे से सब फार्मूले याद होनी चाहिए आपको। अभी पीछे जितना बताया हूं, हमें लगता है मैक्सिमम फार्मूले कई लोगों को नहीं याद होगा। छोटे छोटे फार्मूला याद किए, केवल Q1 Q2 आर यू वी एफ। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी मतलब जो दूसरा होगा P2, और पहला P1 थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का। अच्छा इसको रखे इसमें वैल्यू, तो कैसे रखोगे बताओ? tan थीटा इक्वल टू P2 मतलब P, साइन थीटा का मतलब साइन 120 डिग्री अपान P प्लस P cos 120 डिग्री। अब इसका वैल्यू रखो तो साइन 120 cos 120। बाय वालों के लिए मैं बता दूं, जैसे मैथ्स के कुछ फार्मूले को आप पेज पर लिख के रख लो, जैसे साइन कॉस 10 का, ये तीनों का आपका 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू याद होना चाहिए। इसको लिख के रख लो, हमेशा देखो, 2-3 बार देखोगे 10 बार याद हो जाएगा। कुछ फार्मूले शुरू में मैं नोट कराया था, उसको लेके कॉपी से नोट कर लेके उस फार्मूले को याद कर लो, उसके बाद आपके लिए बहुत टफ नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा तरीका बदल दो बस, बाकी खाओ पियो घूमो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। बताओ जी कितना आया? फाइनली आंसर चाहिए हमको। लास्ट टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रहा है? वैल्यू रख के, हाँ ठीक है गुड। देखो यहाँ पे ये कितना होगा? P इंटू √3/2। अच्छा एक दिन एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं, कैसे आप निकालोगे सब सर छुट्टी उट्टी के दिन। ठीक है, जो बेसिक चीजें छोटे छोटे जान जाओ, ताकि उससे मुझे भी फायदा रहेगा। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाए, उस तरह से रुकना पड़ रहा है। ये P माइनस प्लस, ये बताओ कितना हो जाएगा? -1/2। बताओ यहाँ क्या बच गया? P √3/2, और यहाँ क्या बचा? P बाई, यही बचा ना, क्योंकि P माइनस हो जाएगा P/2, तो एक P में से आधा P जाएगा तो आधा P बचा। P से P कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। tan थीटा इक्वल टू रूट, ये किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री का। किसका? 60 डिग्री का। और इसका मतलब जो ये एंगल बन रहा है कितना बना आंसर, और ये जो रिजल्टेंट है ये इससे कितना एंगल पर बन रहा है? 60 पे। ठीक, ये फार्मूला याद रखो। ठीक है, बोलो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित क्वेश्चन गलत करोगे? बाकी तो Q1 Q2 दिया रहेगा, तो बीच में डिस्टेंस दिया रहेगा तो फाइंड कर लोगे। जैसे मान लो हम कहते हैं कि यहाँ पे -2 कूलाम है और यहाँ पे +2 कूलाम है, और बीच का डिस्टेंस मान लो दे दिया 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो ये क्या बन रहा है? डाइपोल बन रहा है। अगर P पूछे तो P इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 × 2L, 2L की जगह कर लोगे ना, बस। ये सब आसान है, इसलिए उसको मैंने बताया हूं, कर लोगे। ठीक ना? बाकी अब आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या टाइम हो गया देखोगे? ठीक है, कल पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। 3 कंडीशन में पढ़ना है। किस कंडीशन में? 3, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट।